गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे हैं और नेपोलियन के बारे में पढ़ते हुए जो है हमने उसके उदय के विस्तार के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है कि किस तरह से नेपोलियन का उदय हुआ। और आज के लेक्चर में बात करेंगे हम नेपोलियन के सुधारों की। नेपोलियन ने कौन कौन से सुधार फ्रांस को दिए, फ्रांस की जनता को दिए। नेपोलियन के सुधार। नेपोलियन ने फ्रांसीसी जनता के लिए विभिन्न सुधारवादी कार्य किए, जिसके कारण से फ्रांस की जनता का वो चहेता बन गया और साथ ही साथ उसने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा किया और एक तानाशाह के रूप में जो है राज व्यवस्था फ्रांसीसी लोगों को दी। तो सबसे पहले जो है फ्रांसीसी लोगों के लिए नेपोलियन का जो सुधार था वो था 1799 का संविधान। 1799 का संविधान सबसे पहला सुधार जो है नेपोलियन का यही कहा जा सकता है। इससे पहले भी जो है 3 बार संविधान बनाए जा चुके थे। सबसे पहले 1792 में बनाया गया संविधान, फिर 1793 में, फिर 1795 में और अब 1799 में जो है संविधान का निर्माण किया गया था। और ये संविधान का निर्माण चौथी बार किया गया था। तो इसमें जो है कुछ खास नियम और कायदे कानून थे, जैसे कि जो सीनेट थी, सीनेट फ्रांस की संसद को कहा गया है, कहा जाता है। तो सीनेट की जो शक्तियां थी, सारी ही शक्तियां कार्यपालिका के हाथों में दे दी गई, कार्यपालिका के हाथों में बांट दी गई। और कार्यपालिका के रूप में जो वो शक्तियां हैं वो तीन कौंसिलों के हाथ में उस सारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। 3 कौंसिलों के हाथ में, जिसमें से पहला जो कौंसिल था वो था नेपोलियन, दूसरा जो कौंसिल था ले ब्रूनो, और जो तीसरा जो कौंसिल था जो दूसरा कौंसिल था कैसेम्बरी था, कैसेम्बरी। और चौथा जो था वो था ले ब्रूनो, तीसरा जो था वो था ले ब्रूनो। तो इस प्रकार से नेपोलियन जो है पहला कौंसिल चुन लिया गया और पहले कौंसिल के हाथ में ही सारी शक्तियां थी। और यहाँ पे नेपोलियन के हाथ में ही सारी शक्तियां थी, क्योंकि नेपोलियन पहला कौंसिल था। और ये जो व्यवस्था थी ये 10 साल के लिए निर्धारित की गई थी। 10 साल की अवधि तक जो है यही व्यवस्था रहनी थी। तो इस प्रकार से सारी ही शक्तियों का कर्ता धर्ता जो है नेपोलियन स्वयं था। यहाँ पे गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो तो केवल एक कहने के लिए ही थी, नाम मात्र की ही थी। अपितु यहाँ पे अब लोगों के ऊपर एक तानाशाही व्यक्ति का शासन था। केवल एक व्यक्ति के हाथ में ही सारी शक्तियां निहित थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे नए संविधान का निर्माण किया गया। उसके तहत जो है जो कार्यपालिका की शक्तियां थी वो 3 कौंसिलों में बांट दी गई, जिसमें से पहला कौंसिल नेपोलियन था। और पहले ही कौंसिल के हाथ में मुख्य रूप से पूर्ण सत्ता थी, पूर्ण शक्तियां थी। तो यहाँ पे नेपोलियन के हाथ में ही सारी शक्तियां थी। मात्र एक कहने के लिए ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन तानाशाही व्यवस्था फ्रांस में पुनः शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे एक तानाशाह के रूप में जो है सारी सत्ता को, सारी शक्तियों को हाथ में लेकर के नेपोलियन ने जो है कार्य करने शुरू किए। सबसे पहला कार्य उसने ये किया कि जो 2 गुट हमने पीछे बात की थी कि जो पूरा यूरोप था उसका 2 गुटों में विभाजन हो गया था। एक जो गुट था वो फ्रांस का सहयोग करने वाला था, गणतंत्र व्यवस्था का सहयोग करने वाला था और पूरे यूरोप में ही गणतंत्रात्मक व्यवस्था चाहता था। लेकिन जो दूसरा जो गुट था वो ये चाहता था कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रहे। और दूसरे गुट में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस की हम बात कर सकते हैं। तो
अब नेपोलियन ने अपना ध्यान उस दूसरे गुट की ओर दिया, तो उस दूसरे गुट के खिलाफ उसने कार्यवाही करनी शुरू कर दी। यहाँ पे सबसे पहले उसने ऑस्ट्रिया की ओर देखा और ऑस्ट्रिया के साथ उसने जो है मुठभेड़ की, युद्ध लड़ा। और ऑस्ट्रिया के साथ लड़े इस युद्ध में जो है नेपोलियन ने वीरता का परिचय देते हुए जो है ऑस्ट्रिया को करारी हार दी। और यहाँ से ऑस्ट्रिया की हार के बाद जो है 1801 में उसने ल्यून विले की संधि कर ली। ल्यून विले की संधि कर ली और अब जो है बहुत सारे प्रांत ऑस्ट्रिया के नेपोलियन के हाथों में आ गए। तो इस प्रकार से नेपोलियन की ये पहली विजय थी। और यहाँ से ऑस्ट्रिया को जीते जाने के बाद जो है ऑस्ट्रिया ने इससे संधि कर ली। तो इस बात से रूस नाराज हो गया। यहाँ पे रूस ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने आप को इस गुट से अलग कर लिया। तो यहाँ पे रूस का भी खतरा ऑटोमेटिक फ्रांस से टल गया, नेपोलियन से टल गया। यहाँ पे अब बच गया था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के साथ जो है उसको अब युद्ध लड़ना था, उससे जो है उसको विजय प्राप्त करनी थी। उसके लिए नेपोलियन ने तैयारियां शुरू कर दी। और अब 27 मार्च 1802 को इंग्लैंड के साथ जो है उसकी मुठभेड़ हुई। 27 मार्च 1802 यहाँ पे इंग्लैंड के साथ जो है उसकी मुठभेड़ हुई और इंग्लैंड ने भी जो है हार मान ली और यहाँ पे नेपोलियन ने उसको भी जीत लिया। तो विभिन्न प्रांत जो इंग्लैंड ने जीत रखे थे, अपने उपनिवेश बना रखे थे, वो जो है संधि स्वरूप नेपोलियन को दे दिए गए। और उसके साथ साथ बहुत सारे अन्य क्षेत्र भी नेपोलियन के कब्जे में आ गए। तो यहाँ पे नए संविधान का निर्माण करने के बाद पहला जो सुधारवादी कार्य था वो यही था कि नेपोलियन ने प्रथम कौंसिल बन के प्रथम शक्ति का प्रतिकरण जो है अपने अंदर निहित करके सारी सत्ता पे कब्जा करके सबसे पहला सुधार यही दिया फ्रांस को कि जो उसके ऊपर युद्धों का जो खतरा मंडरा रहा था, दूसरा जो गुट था उसकी जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था को हानि पहुंचा के पुनः राजतंत्र स्थापित करना चाहता था, उस गुट के संगठन को उसने बिल्कुल तोड़ दिया और जो है उन पे विजय हासिल की, उनको करारी हार दी और अपने क्षेत्रों में वृद्धि की। इस प्रकार से नेपोलियन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। तो दूसरा जो मुख्य सुधार था नेपोलियन का वो था प्रशासन में सुधार। प्रशासन में सुधार यहाँ पे जो है 10 साल से हमने देखा है कि जैसे क्रांतिकाल 1789 से शुरू हुआ और 1799 तक का जो टाइम पीरियड था फ्रांसीसी इतिहास में उसको जो है क्रांतिकाल बोला गया है। तो 10 साल के इस क्रांतिकाल में फ्रांस ने जो है आर्थिक जो स्थिति थी और ज्यादा फ्रांस की बिगड़ गई थी। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति के बिगड़ जाने के कारण, ये 10 साल से युद्धों में उलझे रहने के कारण जो है उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। और अर्थव्यवस्था जब तक किसी देश की मजबूत नहीं हो सकती तब तक जो है कोई भी देश आगे उन्नति नहीं कर सकता और नए जो है उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर सकता, व्यापार में प्रगति नहीं कर सकता। नए नियम कायदे कानून बना करके प्रजा पे लागू तो कर देगा वो, लेकिन उनका पालना नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति को सुधारना मुख्य काम था नेपोलियन का। प्रशासनिक व्यवस्था में उसको सुधार करने थे, नए और विश्वास पात्र अधिकारियों की उसको नियुक्ति करनी थी। तो इसके लिए जो है अब उसने कोशिशें करनी शुरू कर दी और अपने प्रशासन में जो है सुधार के लिए उसने प्रयास किए। और जो 10 साल से जो है युद्धों में उलझी हुई थी जनता, उसको जो है शांति दी। इसका जो है उदाहरण हम अभी पीछे जो हमने बात की थी कि उसने जो है इंग्लैंड को हरा दिया था और ऑस्ट्रिया को हरा दिया था और इन सब से रूस पहले ही पीछे हट चुका था। तो यहाँ पे अपने देश फ्रांस को विभिन्न जो देशों के गुट से
युद्धों का जो खतरा था उसको टाल करके उसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की ओर ध्यान दिया और उसने एक स्थायी सेना का गठन करने की सोची। और यहाँ पे सैनिकों का प्रशिक्षण वो स्वयं देखता था और कुशल और योग्य सैनिकों को भर्ती करने का जो है उसने काम किया। योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की, उनके वेतन भत्ते निर्धारित कर दिए गए, कुशल व्यक्तियों को ही जो है पद दिए जाते थे। यहाँ पे भ्रष्टाचार पूर्ण व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था फ्रांस को देने की जो है नेपोलियन ने कोशिश की और इसमें जो है वो काफी हद तक सफल भी हुआ। इसके बाद जो है हम बात करते हैं आर्थिक सुधारों की। आर्थिक सुधार क्रांति काल में देखा हमने कि कैसे जो है फ्रांस युद्धों में उलझा रहा और युद्धों में उलझे रहने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई और उस दयनीय आर्थिक स्थिति से निजात पाने के लिए जो है अब नेपोलियन को कुछ ऐसे नए रूल रेगुलेशन बनाने थे जिससे कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके और एक सुव्यवस्थित आर्थिक स्थिति के बाद जो है वो संगठित शासन व्यवस्था फ्रांसीसी लोगों के सामने पेश करे। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना जरूरी था, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी था, जिसके लिए अब नेपोलियन ने कोशिशें करना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने किया कि जो फ्रांस में अनुचित जो कर हटा दिए गए थे उनको वैसे ही हटाया गया 10 साल के लिए, और जब तक वो प्रथम कौंसल था और ये जो नया संविधान बनाया गया था 10 साल की कार्यावधि के लिए, तो इसमें जो है जो नए कर थे वो नहीं लगाए गए, लेकिन व्यापारियों की सुविधा के लिए जो है थोड़ा सा स्थिति में परिवर्तन किया गया और उनके लिए जो है छोटे मोटे और कर बढ़ा दिए गए, नए उद्योग धंधे स्थापित किए गए। इंग्लैंड के साथ जो उनका आयात निर्यात था, इंग्लैंड से जो वस्तुएं तैयार होकर के फ्रांस में आती थी, फ्रांसीसी लोग उनका यूज करते थे, तो वो इंग्लैंड से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि इंग्लैंड के साथ जो उसके संबंध है उससे जो है माल लेना उन्होंने बंद कर दिया, ताकि जो राष्ट्रीयता की भावना है लोगों में, अपने देश का बना हुआ माल वो यूज करे, राष्ट्रीयता की भावना का जो है उनमें संचार हो और देश का उत्पादन भी बढ़े। उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है नए उद्योग धंधे स्थापित किए गए, नए उद्योगों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले गए, लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रकार से नए उद्योगों के स्थापित होने के बाद इंग्लैंड के साथ अपना जो है आयात बंद करने के बाद जो है यहाँ पे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का भी प्रसार हुआ, उत्पादन में भी वृद्धि हुई और जो देश नेपोलियन के अब जीते गए प्रदेश थे, विजित थे, वहां से सस्ती दरों पे नेपोलियन ने कच्चा माल मंगवाना शुरू कर दिया और यहाँ का तैयार माल वहां पे महंगी दरों पे बेचना शुरू कर दिया, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधरने शुरू हो गई और वो स्थिति धीरे धीरे करके जो है आर्थिक सुदृढ़ता फ्रांस को दे गई और आर्थिक रूप से फ्रांस अब सुदृढ़ हो गया। तो इस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में नेपोलियन ने सुधारवादी कदम उठाए और कुछ एक जो है थोड़े बहुत नए करों को उसने लगाया और उद्योगों की स्थिति को जो है मजबूत किया और यहाँ पे इंग्लैंड के साथ जो व्यापारिक संबंध थे उन पे उसने प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ जो है वहाँ से आयात की जाने वाली वस्तुओं पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक अच्छी आर्थिक स्थिति नेपोलियन ने फ्रांस को दी और उसके जो है ये आर्थिक सुधारों में उसकी गिनती की जाती है। तो यहाँ पे चर्च के बारे में भी हम बात करेंगे कि जैसे कि चर्च सर्वे सर्वा था। क्रांति काल में जो है चर्च की भूमि छीन ली गई थी। चर्च की भूमि को छीन के किसानों को दे दिया गया था और किसानों से अब वो भूमि नहीं ली गई, अपितु किसानों को ही कुछ राहत दी गई। उनको जो है उनके लिए बीजों के लिए, कीटनाशकों के लिए उनको सब्सिडी दी गई ताकि उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। उत्पादन में वृद्धि होने से कच्चे माल में वृद्धि होगी और कच्चे माल में वृद्धि होने से कच्चा माल सस्ती दरों पे उनको उद्योगों को मिल सकेगा और जिससे तैयार माल में
वृद्धि होगी और फ्रांस आर्थिक रूप से मजबूत होगा। दूसरा, उसने जो है एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसमें उसने जो है एक बैंक की स्थापना की, रिजर्व बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ फ्रांस जो है मुख्य सर्वे सर्वा बैंक था, उसके पास असीमित अधिकार थे और मुद्रा संबंधी जो अवमूल्यन फ्रांस में हो रहा था उससे फ्रांस को उभारने के लिए ये किया गया था। क्योंकि हमने देखा कि क्रांति काल में जो कागजी मुद्रा, नई मुद्रा शुरू की गई थी, तो उससे जो है फ्रांसीसी नोटों का कागजी जो मुद्रा थी उसका अवमूल्यन हो रहा था और फ्रांस की आर्थिक स्थिति पहले ही बिगड़ी हुई थी, तो उसको सुधारने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ फ्रांस के पास बहुत सारे सुधार थे, किसानों को वो सब्सिडी दे सकता था, अन्य लोगों को वो ऋण दे सकता था और उसके लिए जो है कुछ एक शर्तें निर्धारित थी। तो इस प्रकार से फ्रांस में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए नेपोलियन ने भरपूर कोशिशें की। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा संबंधी सुधारों की। शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने जो है शिक्षा संबंधी सुधार भी किए और फ्रांसीसी लोगों को शिक्षा का एक अच्छा वातावरण दिया, जिसमें जो है हम बात कर सकते हैं कि उसने शिक्षा को चार जो है भागों में बांटा, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। इस प्रकार से शिक्षा को चार भागों में बांट करके उसने शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था की और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोले गए, जो कि आज भी फ्रांस में शिक्षा के अच्छे केंद्र माने जाते हैं। अच्छे जो गिने चुने नामी जो केंद्र हैं उस समय में नेपोलियन द्वारा खोले गए शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल थे। तो उस समय पे अच्छे शिक्षक जो है फ्रांसीसी विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए जो है उसने कोशिशें की। शिक्षकों का जो है वेतन और भत्ता जो है निर्धारित किया और यहाँ पे सैनिक स्कूल भी खोले गए, जहाँ पे विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। गरीब और कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी थे, उनके लिए नेपोलियन ने छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया। यहाँ पे जो है हर प्रकार से गरीब व्यक्ति भी पढ़ सकता था। इस प्रकार से जो है प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक और सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई और उनके लिए उचित प्रशिक्षण संस्थान खोले गए। तो यहाँ पे सैनिक शिक्षा, इसीलिए सैनिक स्कूल खोले गए थे ताकि विद्यार्थियों में अपने राष्ट्र के प्रति भी प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए और कोई व्यक्ति यदि सैनिक शिक्षा लेना चाहता है तो वो जो है आसानी से सैनिक शिक्षा ले सकता है। तो इस प्रकार से शिक्षा में विभिन्न सुधार किए, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया और जो अधिकतर गरीब वर्ग के जो बच्चे थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे शिक्षा में सुधार करने के बाद एक जो शिक्षित समाज था वो फ्रांस को मिला और यहाँ पे तर्क की पूजा अब होने लग गई। तो यहाँ पे जो तर्क की जो पूजा हमने पढ़ी थी नेशनल कन्वेंशन के समय पे, उससे थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आ गई, जो हम पढ़ेंगे आगे अब चर्च के साथ समझौता, पोप के साथ समझौता। नेपोलियन ने देखा फ्रांस की स्थिति को भली भांति से, जब वो जो है यहाँ पे सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने आया था और यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरणों में घटते हुए उसने देखा और उसका बारीकी से अध्ययन किया और वो धीरे धीरे अपनी योग्यता को साबित करते हुए अब जो है फ्रांस में प्रथम कौंसिल बन गया था। तो इससे पहले जो है डायरेक्टरी में भी उसका मुख्य स्थान था। उससे पहले नेशनल कन्वेंशन के जब अस्तित्व में थी, जब सत्ता में थी,
तो उस समय नेशनल कन्वेंशन की अस्तित्व में रहते हुए भी जो है वो कमांडो के पद पे था। तो वहां भी उसने बड़ी अच्छे जो है अपनी वीरता का, कूटनीति का परिचय दिया था। तो उसने देखा था कि चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, पादरियों से सारे अधिकार जो है छीन लिए गए हैं और लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पे नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया, जिसको कारकमीडा का समझौता कहा जा सकता है। तो पोप के साथ क्या समझौता था वो, जैसे कि हमने पीछे देखा है कि और पढ़ा है कि चर्च की जो संपत्ति थी वो छीन ली गई थी, उसके लिए सिविल संविधान बनाया गया था। उसमें केवल राज्य ही उनको थोड़ी बहुत जो है वेतन के रूप में देगा, जिससे कि उनका गुजर बसर हो सके। और उनके ऊपर काफी सारे नियम ला दिए गए। जो उनकी संपत्ति थी, उनकी जो भूमि थी वो सारी जब्त कर ली गई। यहाँ पे उनका काम अब धर्म कार्य करना ही था और लोगों को जो है अंधविश्वास से भरना, उनसे जो कर लेना और उनसे जो है असीमित मात्रा में दान देना, वो सारी चीजें उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, वो बंद कर दी गई थी। तो यहाँ पे नेपोलियन ने सारी स्थिति को भली भांति अच्छी तरह से उसका जायजा लेके ये जान लिया था कि चर्च के साथ एक अच्छे संबंध रखने में ही भलाई है। इसीलिए जो है उसने समझौता किया था और जिसके तहत जो है उसने चर्च को उसके अधिकार देने का जो है फैसला किया। उसने जो है मुख्य पादरी से चर्चा की। नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते में जो है उसने पोप को कुछ एक अधिकार दे दिए। कुछ एक अधिकारों के साथ जो है जो विभिन्न देशों में पादरी भाग गए थे, फ्रांस की जो क्रांति से बच के वो वापिस आ गए, उनको फ्रांस में वापिस जगह मिल गई। और यहाँ पे जो विभिन्न पादरियों को उनकी विलासिता के चलते, भ्रष्टाचार के चलते फ्रांसीसी कैद खाने में डाल दिया गया था, उनको स्वतंत्र कर दिया गया। उसके बाद जो है एक मुख्य बात उसमें ये रही कि जो चर्च था उसको केवल कुछ एक सीमित अधिकार दे दिए गए। और ये सारी जो समझौते थे 1802 में फ्रांस के धार्मिक समझौतों के नाम से, कॉन्कॉर्डेट के समझौतों के नाम से विख्यात हुए, जिसमें चर्च पे अंकुश लगा करके नेपोलियन ने धार्मिक क्षेत्र में सुधार किए और पोप के साथ एक सहयोग की, एक सामंजस्य की स्थिति फ्रांसीसी लोगों को दी। यहाँ पे नेपोलियन को ये पता था, जब वो सत्ता में आया उससे पहले, सत्ता में आने से पहले उसने देखा था उस स्थिति को भली भांति। वो जानता था कि चर्च के साथ जो है, चर्च को असंतुष्ट करके वो यहाँ पे सत्ता में नहीं रह सकता, क्योंकि चर्च के अधीन जो पोप का आधिपत्य था, पोप का एक अलग से जो राज्य था, वो तो उसने पूर्ण रूप से वापस उसको नहीं लौटाया, ना ही उसको जो है उसकी सारी संपत्ति और सारी भूमि जो किसानों में बांट दी गई थी वो लौटाई, बल्कि उसको राज्य की ओर से पेंशन देना निर्धारित कर लिया गया, कुछ एक भत्ते देना निर्धारित कर लिया गया और बदले में जो है उसको संविधान का पालन करना जो है उसने मंजूर करवा लिया। तो इस प्रकार से धार्मिक क्षेत्र में लोगों को धर्म का जो ये सुधार, पोप के साथ जो ये समझौता था, इससे जो है लोग भी संतुष्ट थे, पोप भी संतुष्ट था और यहाँ पे रोमन कैथोलिक जो नेपोलियन के विरुद्ध हो सकते थे उनको भी संतुष्ट कर लिया। तो यहाँ पे नेपोलियन ने कूटनीति से काम लिया। ये सारी जो व्यवस्था थी, पोप के साथ जो समझौता उसने किया, वो 1807 तक चली। 1807 के बाद जो है ये व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो गई, पोप को बंदी बना लिया गया और यहाँ पे चर्च का प्रभुत्व पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से आज हमने जो है नेपोलियन के सुधारों की चर्चा की, जिसमें 1799 के संविधान को हमने पढ़ा। 1799 से पहले के आए हुए 3 संविधानों की हमने चर्चा की। उसमें जो है 1799 के संविधान में नेपोलियन का प्रथम काउंसिल के रूप में और सत्ता को अपने हाथ में लेकर के एक तानाशाह के रूप में उद्भव होते हमने देखा, और किस प्रकार से उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस से जो है युद्धों को जीता और यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों को जो विदेशी गठबंधन था उससे मुक्ति दिलाई।
दूसरा हमने उसके प्रशासनिक सुधारों की बात की। प्रशासनिक सुधारों में हमने देखा कि कैसे उसने अपने देश को आर्थिक संकट से उभारा, नए विभागों की, नए अधिकारियों की यहाँ पे स्थापना की गई जो कि योग्यता रखते हों और कुशल हों। भ्रष्टाचार को पूर्णतः खत्म कर दिया गया और उनके वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया। उसके बाद हमने आर्थिक सुधारों की बात की, जैसे कि 10 साल से क्रांति का जो समय फ्रांसीसी लोगों ने देखा था, नेपोलियन ने देखा था, तो उसमें सुधार करना जरूरी था। यहाँ फ्रांस जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था और उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। उससे निजात पाने के लिए नेपोलियन ने व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के लिए विभिन्न कार्य किए, जिससे जो है व्यापार में सुधार आया और फ्रांस आर्थिक रूप से मजबूत बना। शिक्षा संबंधी सुधारों की हमने बात की कि उसने शिक्षा के लिए बहुत सारे सुधार किए, जिसमें उसने जो है शिक्षा को 4 भागों में बांट करके शिक्षा के लिए उचित प्रबंधन किए। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले गए, सैनिक शिक्षा के लिए जो है सैनिक स्कूल खोले गए। अच्छे अध्यापक विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए जो है उसने उचित प्रबंधन किए। अध्यापक प्रशिक्षण स्कूल खोले गए जो कि आज भी फ्रांस में मुख्य ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विख्यात हैं और आज भी जो है वो अपनी जो योग्यता से, कुशलता से अध्यापकों को आगे अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा में काफी सुधार किए। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का उसने जो है प्रावधान किया ताकि गरीब विद्यार्थी भी जो है अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके, पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। और जो होनहार और प्रतिभावान विद्यार्थी थे उनके लिए भी छात्रवृत्ति का, भत्तों का उसने प्रावधान किया। विद्यार्थियों के लिए ही ये सारी चीजें नहीं, अपितु अध्यापकों के लिए भी जो है उसने काफी वेतन और भत्ते निर्धारित किए, जो अनुभवी और बहुत ही ज्यादा कुशल अध्यापक थे और अच्छे तरह से प्रशिक्षण वो दे सकते थे, उनके लिए जो है अलग से प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई। पोप के साथ उसने एक समझौता किया, उस समय का ये धार्मिक समझौता कहा जा सकता है। 1802 में समझौता किया गया था जो 1807 तक चला, जिसमें उसने पोप की शक्तियों पे अंकुश लगा करके कुछ एक सीमित अधिकार उसको दे दिए और इस प्रकार से उसने धर्म के क्षेत्र में भी अपनी पैठ दिखाई और अपनी योग्यता से उसने धर्म के क्षेत्र को भी जीत लिया। तो इस प्रकार से नेपोलियन के विभिन्न सुधारों की आज हमने चर्चा की। आगे हम बात करेंगे नेपोलियन की उपलब्धियों की या उसके कार्यों की, कि उसने किस प्रकार से विभिन्न देशों के साथ हुए अभियानों में जीत हासिल की और किन किन प्रदेशों को जीता। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय व्यवस्था को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।